उसके बारे में बातचीत करूँगा और उसके बारे में कई तरह की गलत धारणाएँ होती हैं, वो क्या गलत धारणाएँ हैं और वो उसके बारे में बात करूँगा और उसके बाद में आप उसे आपकी कुछ जो भी कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्लैरिफिकेशन हो, आप पूछ सकते हैं, उसके लिए समय रखेंगे उसमें। सबसे पहले एक एडिक्शन जो एक बहुत ही कॉमन शब्द है, एडिक्शन या नशा। और नशे के साथ में पहले आता है कि जो नशे का मादक पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, और किस स्टेज में हम उसको मादक पदार्थ, अगर कोई ड्रग्स लेता है, कोई किसी तरह का इस तरह की चीजें लेता है, तो उसको किस स्टेज पे हम कह सकते हैं कि ये बीमारी का रूप हो गया है। वैसे अगर कहें कि हम जितने भी ड्रग्स हैं, मादक पदार्थ हैं या नशे की जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं, इनका सेवन जो है काफ़ी हानिकारक होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी ड्रग की कोई सेफ लिमिट होती है। कई बार कुछ लोग बोलते हैं नहीं कि हम तो बियर पीते हैं या हम कभी हफ्ते 10 दिन के अंदर एक बार नशे की चीज लेते हैं या हम गुटखा खाते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो ऐसा सही नहीं है। बेशक आप गुटखा लें या आप बीड़ी पीते हैं या 15 दिन के अंदर शराब लेते हैं या बियर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ों सब जितने भी मादक पदार्थ हैं सबसे शरीर को तरह तरह के नुकसान होते हैं। तो कोई भी इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा नशे का पदार्थ कोई सेफ है। और पिछले कुछ सालों में एक नया एडिक्शन आया है जिसको हम बिहेवियर एडिक्शन कहते हैं। और ये बिहेवियर एडिक्शन ये है कि जिससे कुछ लोग गैम्बलिंग की आदत पड़ जाती है, कुछ लोगों को आजकल तो ऑनलाइन गैम्बलिंग भी होती है। आप लोगों ने टीवी पे भी कुछ एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। और मुश्किल ये है कि हमारे देश में इसके बारे में कोई कंट्रोल नहीं किया जाता। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो हैं कि टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि आप फोकस खेलें और क्या, नाम भी इनका ध्यान नहीं है कि मतलब इतनी अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट आती हैं और इसमें पैसे की कमाई, साथ में छोटा सा लिखा होगा कि इससे लत पड़ सकती है और इसमें पैसे का नुकसान हो सकता है। और वो एक छोटी सी लाइन होगी, जैसे सिगरेट पीना हानिकारक है, शराब पीना हानिकारक है। छोटी सी लाइन आप मूवी देखते हैं, उसमें कोई आदमी नशे का सीन आता है, शराब पीते हुए, तो छोटी सी एक लाइन आती है, पर कम से कम एक शुरुआत तो हुई है पिछले कुछ सालों में। तो जैसे मैं अभी कह रहा था कि जो नशे की चीजें हैं, नशे के पदार्थ हैं, इसमें हम 3 टर्म्स यूज करते हैं। एक तो यूज, जो जैसे आदमी उसको यूज कर रहा है पर अभी तक उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो क्योंकि इनमें एक चीज और है कि जो नशे के जितने पदार्थ, एक आदमी स्मोकिंग करता है या शराब पीता है, तो ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने 1 साल हुआ कुछ शराब पीते हुए तो आपके उसमें कुछ लक्षण, उसके सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। कुछ नशे की चीज़ों में, जैसे फॉर एग्जांपल स्मैक, आपने सबने सुना होगा, स्मैक है या कैनाबिस या गांजा है, इस तरह के जो सब्सटेंसेस, इस तरह के जो नशे के पदार्थ हैं, इनका नुकसान बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है, बहुत जल्दी इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं। और दूसरे जो जैसे तंबाकू है या शराब है, इनके जो शरीर पर जो हानिकारक जो लक्षण होते हैं उनको आने में काफ़ी समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा कि कोई आदमी पिछले वर्षों से 10 साल 15 साल से तंबाकू का सेवन कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो उसके बाद से ही इस तरह के लक्षण अपीयर होते हैं। जितने ये और इसमें 3 टर्म्स हम यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि यूज, हार्मफुल यूज से उसका नुकसान होना शुरू हो चुका है, और डिपेंडेंस में जब उसकी लत पड़ चुकी है। लत पड़ना किसको कहते हैं, कुछ आप बताएंगे? कोई आप में से कोई बताना चाहेगा? जब उसके बिना रुक नहीं सकता, उसकी एक आदत होगी, जैसे अब वो सवेरे उठता है तो उठते ही उसको
शराब पीने की या इच्छा करती है, या कई बार है कि उठते ही वो सबसे पहला काम करेगा जब तक वो बीड़ी या सिगरेट नहीं लेगा तो उसका दिनचर्या की शुरू नहीं होती है, उसको हम लत पड़ना कहते हैं। लत पड़ना हो गया क्रेविंग, एक इच्छा होने की, एकदम से इतनी क्रेविंग होती है वो कंट्रोल नहीं कर पाता। सबसे पहले अगर घर में सिगरेट नहीं है तो सिगरेट की दुकान पे जाएगा। अच्छा, दूसरा है कि उसमें कई विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जैसे अगर उसको सुबह शराब जैसे एक दिन नहीं पिया तो उसको हाथों में कंपन शुरू हो जाएगा या नींद नहीं आएगी, और कुछ केसेस में ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं सिम्टम्स विड्रॉल के, जिसको विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, जिसमें नींद नहीं आएगी कि भाई डिलीरियम एक स्थिति है जिसके अंदर आदमी को ऊट-पटांग चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, डर लगने लग जाता है, आवाज़ें कुछ ऐसी सुनने लग जाती हैं कि जो जबकि रियलिटी में कोई नहीं है, जिसको हम डिलीरियम कहते हैं। और कई बार खतरनाक हो सकती है जिसके अंदर आदमी की याददाश्त पूरी तरह से जा सकती है, इस तरह की भी उसमें स्थिति हो जाती है। पर यह स्थिति जल्दी होती है शराब जो बहुत सालों से पी रहा है उस हालत में होती है। ऐसे ही कोई अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, तंबाकू के सेवन से क्या क्या तकलीफ हो सकती है? कैंसर कहाँ का? गले का कैंसर है। जो सिगरेट पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में स्मोकिंग कम हो गई है। आप सबने देखा होगा कि अगर आज से 15 साल या 20 साल देखें तो आपको बस के अंदर भी लोग स्मोक करते हुए मिल जाएंगे, रेलगाड़ी, ट्रेन में भी, एयरपोर्ट्स पर भी, रास्ते में आते जाते सब जगह पे स्मोकिंग करते हुए लोग मिलते थे। वो वाला जो बीड़ी और सिगरेट के जगह जगह पर वो टुकड़े पड़े हुए मिलेंगे, तो वो अब नहीं होता है। और अब जो है कि जगह जगह पे आपको पान मसाला, आपको हर 50 मीटर पे जो पान मसाले की दुकान मिलेगी, और इतने उनके अट्रैक्टिव पाउचेज होते हैं, इतने रंग बिरंगे होते हैं, और वो इतना सस्ता है कि आपको 1 रुपये 2 रुपये के अंदर वो पाउच मिल जाता है। और वो इतना हार्मफुल है कि टीवी पर अक्सर अपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे कि उसको मुंह का कैंसर है, आदमी बोल भी नहीं पा रहा है, और वो डॉक्टर उसमें स्टेटमेंट दे रहा है कि देखिए इसको, और बोलते बोलते ही उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है उसकी, है। तो तंबाकू का सेवन मतलब इस लेवल तक, तंबाकू या सिगरेट्स का सेवन इस लेवल तक वो नुकसान कर सकता है। और सिगरेट और इनके तंबाकू के सेवन से सिर्फ कैंसर ही नहीं है, आपकी हार्ट अटैक का, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी होती हैं, और लंग्स का कैंसर भी होता है इससे, और गैंग्रीन हो जाती है कि काफ़ी केसेस के अंदर लंबे समय से जो आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो गैंग्रीन भी हो जाती है। और गैंग्रीन का हालत यह है कि आपको पैर काटने तक की नौबत आ जाती है उसके अंदर, तो उसका गैंग्रीन हो जाए तो उसके अंदर उसके बाद कोई इलाज नहीं होता। तो इस तरह के इसके अंदर जो है कि ऐसे दुष्प्रभाव हेल्थ पर पड़ते हैं नशे की चीज़ों के। दूसरा कि जैसे नशा डिपेंडेंस के अंदर आपको वही असर लाने के लिए, जैसे शुरू में आदमी को समझे कि 2 पैक से उसको एक इफेक्ट आ जाता था, पर उसी इफेक्ट को आने में उसको 4 या 5 पैक या आधी बोतल लेनी पड़ेगी उसमें। इस डिपेंडेंस के अंदर ये चीज़ भी होती है। और हमारे यहाँ कितने लोगों में डिपेंडेंस, अल्कोहल डिपेंडेंस या सब्सटेंस यूज की कितने केसेस के अंदर होता है, ऐसा देखा गया। अभी एक एम्स से जो नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर है, वहाँ से उन्होंने एक सर्वे किया था जिसमें लगभग 180 देश के ज़िलों में ये सर्वे किया गया था, तो लगभग 4,80,000 लोगों को इंटरव्यू किया गया था इसके अंदर। और इसने पाया कि लगभग 15% लोगों पिछले 1 साल के अंदर अल्कोहल यूज़ कर रहे थे, और जिसमें लगभग 5% से जिसमें अल्कोहल का यूज़ जो है परेशानी के लेवल पर था, कि जिसमें कि प्रॉब्लम यूज़र और जिसमें उनको मदद की ज़रूरत है। ऐसे ही जो कैनाबिस या भांग या ओपियोइड्स या स्मैक वाले ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं, नशे की चीज़ें हैं, उसमें लगभग 2.1 और लगभग 2 से 3% के रेंज में उनके अंदर ये नशे की आदत पाई गई थी। और एक दूसरे सर्वे में देखा गया कि लगभग हमारे देश में 28% लोग तंबाकू यूज़ करते हैं। 28% का मतलब है कि
4 में से 1 से भी ज़्यादा, और उसमें 10% स्मोक करते हैं और 21% जो है स्मोकलेस टोबैको यूज़ करते हैं, जिनको मैं भी बात कर रहा था कि जर्दा या पान मसाला जिसके अंदर तंबाकू मिला हुआ होता है, तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी की इसमें बात है कि लगभग 90% केसेस के अंदर लोग कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। सिर्फ 10% है जो किसी ट्रीटमेंट का जो जाके ट्रीटमेंट लेते हैं। 90% केसेस के अंदर जो है कि जो नशा करते हैं वो लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको ये पता भी नहीं है कि ये बीमारी है। तो ज़्यादातर केसेस के अंदर आम आदमी यही समझता है ये तो एक आदत है, ये कोई बीमारी तो नहीं है और ये जब चाहूँगा मैं छोड़ सकता हूँ। तो ये जो काफ़ी जो परेशानी वाली बात नशे की बीमारियों से संबंधित है। नशा क्यों शुरू करते हैं लोग? कुछ बोलना चाहेंगे आप में से, क्यों शुरू करते हैं नशा? शौक के तौर पे होता है कि टेंशन कम हो जाए। पीयर प्रेशर, आपने अपने किसी दोस्त को नशा करते हुए देखा, या स्कूल के अंदर बच्चे जो हम बाहर निकले हैं कि एडोलेसेंस जो किशोरावस्था है, अक्सर शुरुआत इसकी किशोरावस्था में होती है। कई बार रोल मॉडल्स, अगर आप देखें इसमें कि आज से 30-35 साल पहले अक्सर इतनी एडवर्टीजमेंट्स आती थी कि वो विल्स पीने वालों की तो बात ही और है। जैकी श्रॉफ की बड़ी फेमस एडवर्टीजमेंट होती थी। तो इस तरह की जो और दूसरी एक ना सरोगेट एडवर्टीजमेंट होती है। सरोगेट मीन्स कि आप सारे फिल्म स्टार्स की आप देखें कि टीवी पर दिखा रहे हैं कि वो अपने 3 फिल्म स्टार इकट्ठे कर रहे हैं कि किसी तंबाकू उसकी इसकी क्या कहते हैं पान मसाले के पाउच की अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि है इससे तो बड़ी फ्रेशनेस आ रही है, पर एक्चुअली वो फ्रेशनेस नहीं, वो उसकी तंबाकू के उसकी एडवर्टीजमेंट है, उसकी टोबैको प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट। तो उसमें जो कॉमन होते हैं, जैसे एक तो क्यूरियोसिटी, जैसे आपने बोला कि इसमें क्या होता है कि है क्यों मना करते हैं। जो किशोरावस्था है ना, जो यंग माइंड है, उसको अक्सर ये होता है कि मतलब कोई चीज़ जिसके लिए आप मना करते हैं, जैसे बच्चे को भी कहें कि आपने बाहर नहीं जाना है, तो बाहर जाने के लिए पेरेंट्स मना कर रहे हैं, पेरेंट्स क्यों मना कर रहे हैं, तो बाहर जाके देखना चाहता है कि मैं क्यों जाके देखता हूँ। ऐसे ही कई केसेस के अंदर होता है कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो है कि जो ग्रोइंग बच्चा है 15 साल 20 साल का, और उसमें थोड़ा सा रिबेलियन की भी आदत होती है, तो वो कुछ एक्सपीरियंस के लिए लेना चाहता है। दूसरा है कि अब 4 आदमी हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 बच्चे हैं, या आप में भी रिक्रूटमेंट हुआ जैसे आपके कांस्टेबल लेवल पर या उसमें, अब अनफॉर्चुनेटली जो है कि मिलिट्री फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज में अल्कोहल बड़े सस्ते उसमें मिलता है, रेट पर मिलता है। तो 1-2 आदमी ले रहे हैं, 2 आदमी कहेंगे नहीं तो भी लेके देख। तो ये जो पीयर प्रेशर है, तो पीयर प्रेशर जो आपस में दोस्तों का जो प्रेशर है, वो भी कई बार काफ़ी समय में, काफ़ी टाइम में, काफ़ी केसेस में शुरुआत करता है। फिर आपने किसी घर के किसी बड़े को देखा है, किसी और को देखा कि करते हुए, और या तो वहाँ से भी एक आदत पड़ती है। फिर हमारे यहाँ शादी ब्याह में, सोसाइटी और भी सोशल फंक्शन हैं, तो ऐसे हालात के अंदर भी जो है जो ड्रिंकिंग और ये सब जो है, और एक तरह से एक सेलिब्रेशन का पार्ट माना जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं कि ये नशे की शुरुआत लाती हैं, और जैसे ही आपकी जब इसको, या आपकी टेंशन कम हो रही है, कुछ कहेंगे कि टेंशन से कम हो जाती है, तो ये सब चीज़ें जो है नशे की शुरुआत लेती हैं, करती हैं। और जैसे जैसे आदमी जब उसको रेगुलर लेना शुरू करता है, शुरू में समझा कि हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार लिया, तो उसके बाद 1 दिन छोड़ के पीना शुरू किया, या 1 दिन, तो ये सब चीज़ें जो है कि उसकी आदत होती है, आदत के बाद वो डिपेंडेंस हो जाता है।
जैसे आपके परिवार में कोई अगर ड्रिंक करता है, परिवार के अंदर कोई स्मोक करता है, तो उसको देख के बच्चा जो ग्रो कर रहा है, वो 8 साल 10 साल का बच्चा वो देख रहा है, अपने पेरेंट्स को अपने पिता को देख रहा है कि वो या दादा को देख रहा है या ताऊ को देख रहा है। दूसरा फ्रेंड सर्कल में एक्सपेरिमेंटेशन, और कई बार लगता है कि स्ट्रेस को, टेंशन को कम करती है चीज। तो इस स्टेजेस में इस तरह से, और कई बार होता है कि कुछ लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं। ऐसा देखा गया है कुछ लोगों में जो है कि जेनेटिकली एक वो होता है कि उसमें रिस्क टेकिंग की भी आदत होती है, और ये खासतौर से जो स्मैक में खासतौर से जो मॉर्फिन ग्रुप के सब्सटेंसेस हैं उसके अंदर देखा गया है। और कुछ केसेस के अंदर होता है कि ड्रग यूज भी जो है, ड्रग डिपेंडेंस जो एडिक्शन है फैमिलीज के अंदर रन करता है। या मैं ये वो बताना चाहूँगा कि ये सब तो मैं अभी बात कर रहा था कि कैसे आदत शुरू होती है। एडिक्शन एक बीमारी है, ये मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल इलनेस है। जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या किसी को सांस की तकलीफ है, उसी तरह से एडिक्शन भी एक बीमारी है और इस बीमारी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एक कई बार गलत धारणा होती है कि एडिक्शन जो है, हाँ दूसरा है कि इस बीमारी से बचा जा सकता है। बीमारी को पर बीमारी एक बार शुरू हो जाए, डेवलप कर जाए, तब तो इसमें इलाज की जरूरत है, ये आदत नहीं है। इसके बारे में कई तरह की गलत धारणाएं सोसाइटी में है, जिसमें मैंने भी बताया कि ये आदत नहीं है, एक बीमारी है जिसमें इलाज की जरूरत है। और अक्सर ये देखा गया है कि लोग कहते हैं नहीं ये मैं तो जब मर्जी चाहूँ तो मैं छोड़ सकता हूँ, मैं शराब पीना भी छोड़ सकता हूँ, या मैं स्मोकिंग बंद कर सकता हूँ। ऐसा संभव नहीं होता है। संभव क्यों नहीं होता है ऐसा? आप बताएंगे आप में से क्यों नहीं संभव होता कि आप आदत क्यों नहीं छोड़, मतलब क्यों एक बार नशे की लत पड़ जाए तो छोड़ नहीं सकता आपने? क्योंकि इसमें ना विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। अब अगर शराब छोड़ते हैं तो उसमें शरीर में कंपन शुरू हो जाएगा, नींद आनी बंद हो जाएगी, और जैसे मैंने बताया कि डिलीरियम वाली स्टेट आ सकती है। कोई आदमी अगर स्मैक पे डिपेंडेंट हो जाता है तो उसके अंदर शरीर में बंद करते हैं तो शरीर में दर्द कई तरह के दर्द शुरू हो जाते हैं, पेट में दर्द होता है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। स्मोकिंग बंद करते हैं तो आपको एकदम से बहुत ही स्ट्रेस फील करते हैं, बहुत टेंशन होती है, इतनी सीवियर एंग्जाइटी होती है कि उसको आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता, वो दोबारा स्मोक करने की कोशिश करता है। तो इन सब के अंदर जो है कि इलाज की जरूरत होती है, और ये इसलिए हम कह रहे हैं कि ये और ऐसा देखा गया है कि ब्रेन के अंदर जैसे जब आदमी डिपेंडेंट हो जाता है तो ब्रेन में कुछ तरह के चेंजेस हो जाते हैं। उस कारण से वो आदमी कंपेल्ड होता है कि वो दवाई या वो नशे की चीज लेने पर वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और नशे से जो नुकसान होते हैं, शरीर को तो नुकसान होता ही है, उसके साथ साथ में आप जब एडिक्शन वाली स्टेज पे आ जाता है तो आपका फैमिली रिलेशन आपके बिगड़ने लगते हैं। जो पैसा आप उस पर शराब पर या नशे की चीज़ पर जो आप खर्च करते हैं, आप बच्चे की अपने कई बार मूवीज में भी देखते हैं कि है कि बस आपका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो डाउन जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो पैसा आप अपना फैमिली पर खर्च करते हैं, बच्चे की एजुकेशन पर करते हैं, घर की रोज़मर्रा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए खर्च करते हैं, उसकी जगह आप उसके बदले में उसको आप शराब वो नशे का पदार्थ लेने में खर्च करते हैं। तो वो एक तरह से उस सब से जो आपके फैमिली रिलेशन, बच्चों से रिलेशन और जॉब छूट जाता है, आप चोरी चकारी करने लगते हैं लोग। ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होंगी, बिकॉज आपके केस में जो एप्लीकेबल होगा कि आपकी जॉब परफॉर्मेंस अफेक्ट होने लगेगी, आप ड्यूटी पे नहीं जा पाएंगे, ड्यूटी पूरी प्रॉपर से नहीं कर पाएंगे, फैमिली में स्ट्रेस शुरू हो जाएगा, आपकी जो पत्नी के साथ मतलब डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। कई बार सेक्सुअल परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है इससे, जो नशे की आदत पड़ जाती है। तो उस तरह से बच्चों से संबंध आप जो टाइम आप फैमिली को देते या बच्चों को देते, तो उस समय नशे के हालत में है तो आप बच्चों को, परिवार को टाइम नहीं दे पाएंगे। इस तरह से वो है कि उसका गलत प्रभाव पड़ते हैं अगर आप किसी भी नशे की लत का शिकार हो जाते हैं।
अगर कोई नशे का शिकार हो जाता है तो उसमें कैसे मदद कर सकते हैं उसके अंदर? हाँ, सबसे पहली चीज़ तो उसके अंदर ये होता है, पहला स्टेप होता है कि आपको उनको रियलाइज़ कराना कि ये तकलीफ है, ये बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। इसको हम कहते हैं साइको एजुकेशन है कि तो मरीज को अब इसको मैं एक तरह से कहूँगा कि जो नशे की लत किसी को अगर हो गई है तो वो एक रोगी है, वो एक पेशेंट है। और साथ में है कि ऐसे केसेस के अंदर जो है कि परिवार का बहुत रोल होता है, क्योंकि परिवार के सपोर्ट के बिना आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। और परिवार ही है जो आपको एक तरह से गाइड करेगा, आपको मरीज को अस्पताल लेके जाएगा, डॉक्टर के पास लेके जाएगा। तो इसमें पहला स्टेप इसके अंदर होता है कि वो उसके अंदर मतलब मरीज को एजुकेट करना, बताना कि बीमारी है और मरीज को राज़ी कराना, उसका मोटिवेशन बिल्ड करना है कि वो मरीज अगर आप विलिंग नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, अब इलाज के लिए विलिंग नहीं है तो ट्रीटमेंट हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसके अंदर, कोई भी डॉक्टर मदद नहीं कर सकता अगर आप विलिंग नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हम उसको मरीज को बताते हैं कि आपको नशे की आदत है और इसके ये लक्षण हैं, इससे ये दुष्प्रभाव ऑलरेडी आपके पास हो चुके हैं। कई बार हम जैसे अल्कोहल की किसी को लगता है तो उसके अंदर हम उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में पाएंगे कि लिवर फंक्शन खराब हो रहे हैं तो उनको बताएंगे देखिए लिवर फंक्शन आपके खराब हो चुके हैं, और बंद कर देंगे तो लिवर फंक्शन ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसको मरीज को हम एजुकेट करते हैं, उसको बताते बढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो पहली स्टेज इसके अंदर ट्रीटमेंट की होती है जिसके कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर मरीज को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ देने का पर्पज़ ये है कि विड्रॉल सिम्टम्स नहीं हो, और जो क्योंकि विड्रॉल सिम्टम होते हैं तो मरीज दोबारा से नशे की चीज़ लेने की कोशिश करेगा। तो विड्रॉल वाली जो स्टेज है जनरली जो डिटॉक्सिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, मीन्स एक तरह से हम शरीर से टॉक्सिन निकालने हैं कि ड्रग का जो अफेक्ट है निकालने हैं। ये जनरली 7 से 10 दिन का होता है, जिसके अंदर मरीज को कुछ दवाइयाँ देते हैं ताकि उसको विड्रॉल सिम्टम नहीं हो। और काफ़ी केसेस के अंदर हम इसको आउट पेशेंट ओपीडी लेवल पे भी कर सकते हैं, कुछ केसेस के अंदर एडमिट करना पड़ता है, पर ज़्यादातर केसेस में इसमें आउट पेशेंट लेवल पे ही ये ट्रीटमेंट हो सकता है। और उसके बाद की फेज होती है मेंटेनेंस फेज, कि मरीज जो है कि एक बार नशे की आदत, नशे का जो असर खत्म हो गया, पर उसके बाद में जैसे ही वो दवाइयाँ उसको बंद करेंगे तो चांसेस उसमें रहते हैं कि मरीज दोबारा से भी नशे की चीज़ शुरू ना करे। तो उस पीरियड के लिए हम कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं उसमें जो क्रेविंग को कंट्रोल करती हैं, या कुछ दवाई में ये होता है कि अगर वो नशे की चीज़ लेगा तो उसके अंदर एक रिएक्शन होता है, तो उस एडवर्स रिएक्शन को इस तरह के 2 तरह के और कई तरह के हमारे पास दवाइयाँ हैं जिनसे हम क्रेविंग को कम करते हैं, या हम जो है कि अगर वो ड्रिंक करेगा उससे रिएक्शन हो सकता है, वो उसको जनरली हम दूसरी वाली दवाई है जो उसको कम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो एडवर्स रिएक्शन है वो काफ़ी सीवियर हो सकता है और वो हानिकारक हो सकता है, तो उसमें मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर हम क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए दवा देते हैं। और साथ साथ जो मरीज़ को रिहेबिलिटेशन, उसके अंदर ये है कि जैसे ही मरीज़ ने जैसे नशा छोड़ा, शुरू में ये होता था कि जो डेली ड्रिंक कर रहा है या डेली स्मैक ले रहा है, कोई और नशा ले रहा है, तो वो काफ़ी समय उसका नशे की हालत के अंदर गुजरता था, तो फैमिली को इग्नोर करता था। तो उसमें हम ये भी साथ में रहते हैं कि आप जो आपके पास खाली समय होगा उस खाली समय को कैसे आप यूटिलाइज करेंगे, खाली समय को परिवार के साथ बिताएं, कुछ ये हॉबीज़ डेवलप करें। तो वो सब ये चीज़ें काउंसलिंग में और रिहेबिलिटेशन के अंदर ये सब चीज़ें की जाती हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी कहा कि नशा एक बीमारी है, तो जैसे किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ, ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अब देने के बाद भी कई बार रिलैप्स हो जाता है कि दोबारा तकलीफ हो जाती है, या डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है तो बीच बीच में कई बार दवाइयाँ बंद कर देता है, या वैसे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, बीमारी बढ़ जाती है। तो इसी तरह से जो नशे की बीमारी है, इसमें भी अगर ट्रीटमेंट शुरू किया हमने, अभी ने 6 महीने 1 साल ड्रिंकिंग बंद कर दी, या 6 महीने के बाद दोबारा शुरू कर दिया, तो जो दोबारा शुरू किया उसको हम रिलैप्स कहते हैं। तो जैसे और बीमारियों में रिलैप्स होता है, तो ऐसे अंदर इसके अंदर भी रिलैप्स हो सकता है। तो रिलैप्स होने का मतलब ये नहीं है कि वो ट्रीटमेंट फेल हो गया, तो ट्रीटमेंट हम फिर दोबारा से शुरू करते हैं।
तो रिलैप्स होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब क्योंकि ये भी एक बीमारी है, तो बीमारी किसी भी बीमारी में रिलैप्स हो सकता है। आपको टाइफाइड हुआ, टाइफाइड में रिलैप्स हो जाता है, या एपिलेप्सी किसी को दौरे की बीमारी है उसके अंदर रिलैप्स हो जाता है, तो उसी तरह से इसके अंदर भी रिलैप्स हो सकता है। ऐसे ही जैसे तंबाकू की है, तंबाकू के अंदर हम ऐसा डिटॉक्सिफिकेशन वाला नहीं होती है ट्रीटमेंट, उसके अंदर कई निकोटिन पैच है या निकोटिन गम है, क्योंकि इसके अंदर टोबैको जो तंबाकू का डिपेंडेंस है उसके अंदर विड्रॉल बहुत सीवियर होता है, तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ जैसे निकोटिन गम, जो निकोटिन की गम आती है, जो जिसको मुंह के अंदर रखा जाता है, दांतों के साथ में अंदर की तरफ रखा जाता है, और उसको दिन में 3 बार 4 बार दिया जाता है कि ताकि वो जो है कि विड्रॉल सिम्पटम को कंट्रोल करता है। तो एक ये तरीका निकोटिन गम है। निकोटिन की पेस्ट भी आती है, पैचेस भी आते हैं, ये भी यूज़ किए जाते हैं अगर आप तंबाकू स्मोकिंग को वैसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उस केसेस के अंदर ये यूज़ किया जाता है। अच्छा, दूसरा है कि जो अर्ज होती है, जैसे मैंने बोला कि तलब उठ रही है, तलब को कुछ बिहेवियरल मेजर्स भी हैं, बिहेवियरल तरीके भी हैं ये खासतौर से तंबाकू के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, या शराब के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, जिसमें हम जो अर्ज है उसको किसी तरह से डिले करना है, उसको दूर करना है। डीप ब्रीदिंग है जो एक तरह की सांस का एक्सरसाइज है, जिसमें हम लंबा सांस लेते हैं, तो ये 3 से 4 मिनट करते हैं, तो ये डीप ब्रीदिंग भी कई बार वो अर्ज को कंट्रोल करता है, एक ये मेथड भी यूज़ किया जाता है। या जस्ट एक जैसे आपको अर्ज हो रहा है, क्योंकि अर्ज जो होती है जनरली ना 1 मिनट 2 मिनट उतनी देर के लिए होती है, तो उसको हमें किसी तरह से डिस्ट्रैक्शन करना है, इसलिए इसको हमने जैसे मैंने ये 4 Ds का बताया कि डिस्ट्रैक्शन, ड्रिंक वाटर, डीप ब्रीदिंग, रिलीव अर्ज, तो किसी तरीके से उसको हम उस 1 मिनट 2 मिनट को हम डाइवर्ट कर देंगे तो वो एकदम से अर्ज उस समय कंट्रोल हो जाती है, और ग्रेजुअली इसको बार बार ऐसे करेंगे तो अर्ज वो धीरे धीरे करके वो क्रेविंग जो है कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। पर ये उसमें है जहाँ माइल्ड टू मॉडरेट डिपेंडेंस है। सिगरेट डिपेंडेंस में तो आपको दवा की जरूरत या फॉर्मल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही कुछ हेल्पलाइन भी अवेलेबल हैं इसमें सरकार की तरफ, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की, जो आपको इसके बारे में काउंसलिंग देती हैं। एडिक्शन के बारे में कई तरह की जो गलत धारणाएं हैं, जैसे कि ड्रग यूजर्स आर पीपल विद बैड कैरेक्टर, कि ड्रग यूजर का कैरेक्टर अच्छा नहीं होता, बुरे कैरेक्टर के होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी ड्रग डिपेंडेंस या एडिक्शन की आदत पड़ सकती है। A small amount of alcohol is good for health or heart। अल्कोहल का थोड़ा सा अमाउंट की अगर रोज आप 1 पैक लेते हैं, आधा पैक लेते हैं रात को, तो वो हार्ट के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। ये भी एक गलत धारणा है। कितना भी थोड़ा सा भी अमाउंट हो अल्कोहल का, वो भी आपके शरीर के लिए, हार्ट के लिए, शरीर के लिए वो नुकसानदायक है। इलीगल ड्रग्स आर मोर हार्मफुल टू हेल्थ एज कम्पेयर टू लीगल सब्सटेंसेस। ऐसा है कि जो जितने भी ड्रग्स हैं वो 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक है इलिसिट ड्रग्स, जो कि लीगली परमिसिबल नहीं है, उनका यूज, उनका बेचना या उनको यूज करना जो है कि इलीगल है। जैसे उसमें भांग या भांग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चरस है, गांजा है, ये सब आते हैं। अफीम, मॉर्फिन या मॉर्फिन ग्रुप की दवाइयाँ हैं, LSD, जिनका अक्सर आपने न्यूज़पेपर में भी कई बार देखा होगा कि इतनी 15 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, 20 करोड़ का गांजा पकड़ा गया, या LSD पकड़ी गई, या MDMA नाम की एक ड्रग आती है इसमें पकड़ी गई, या तो वो इलिसिट ड्रग्स के अंदर आती है। लिसिट ड्रग्स हैं जिनका सेल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जिसमें अल्कोहल और टोबैको, अल्कोहल और टोबैको का तंबाकू के जितने भी पदार्थ हैं या अल्कोहल है, उसकी जो जितनी भी सेल है, जितने भी सेल काउंटर्स हैं, जनरली गवर्नमेंट सरकार कंट्रोल करती है। तो जो लिसिट सब्सटेंस जैसे टोबैको और अल्कोहल भी उतने ही शरीर को नुकसान देते हैं जितना गांजा या अफीम या ओपियोइड्स या स्मैक जितना नुकसान करते हैं, वैसा ही। सिर्फ ये फर्क है, उसके अंदर डिपेंडेंस बहुत जल्दी होती है ओपियम में, कैनाबिस के अंदर, और अल्कोहल और टोबैको की डिपेंडेंस जो है स्लोली होती है, कुछ साल लगते हैं उसका डिपेंडेंस होने में। नुकसान दोनों का ही एक सा होता है।
एंड people with addiction should be left alone and should not be mingled with. ऐसा नहीं है, जितना उसको आप अगर अलग अलग करेंगे, कोई भी अगर नशे की आदत है उसको अलग अलग करेंगे तो उसकी आदत और बिगड़ेगी, बढ़ेगी। तो इसलिए उसको समझाना, उसको सोसाइटी के अंदर, नेटवर्क के अंदर लाना, सोशल नेटवर्क में लाना, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उसी अगर उसको हम समझाएंगे, बार-बार बताएंगे तो कभी वो इलाज के लिए आएगा। Putting people who use drugs in jail is a deterrent against हमारे अभी एक लॉ है, नेशनल NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। उसके अंदर ये है कि अगर कोई आदमी किसी के पास किसने अपने लिए नशे की चीज़ अपने पास रखी गई है और रखी हुई है उसने और अपने यूज़ के लिए, तो उसमें ये है कि उसको जेल में नहीं भेजना, उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजना है। तो ये क्योंकि अगर आप जेल में किसी को करते हैं तो वो डिटरेंट नहीं है, वो ज़्यादा नुकसान करता है, और उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे तो ट्रीटमेंट करा के वो ठीक होकर बाहर निकलेगा। एनीवन कैन, सिर्फ विल पावर से अपने आप नशा नहीं छोड़ सकते, आपको अक्सर मदद की ज़रूरत होती है, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व एडमिशन टू डी एडिक्शन और रिहैब सेंटर फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड। जैसे मैंने भी बताया, जो डिटॉक्सिफिकेशन की फेज है जनरली 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की होती है, और ऐसा नहीं है कि आपको बड़े लंबे समय तक किसी डी एडिक्शन सेंटर में रहने की ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो ट्रीटमेंट लंबा चलता है।